एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जो SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें देख सकते हैं आप कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद को बनाना। ठीक, तो मैं जूम करते रहो, देखिए आज क्या हम डिस्कस करेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग में पिछले क्लास में डिफिनेशन पढ़ लिया था हमने एंड फीचर्स पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ नेटिव एंड एक्सोटिक वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म, यानी कि जो अर्थवर्म या केचुआ यूज किए जाएंगे उनके वैज्ञानिक नाम क्या है और उसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं वो तो पढ़ लिए हम लोग। उसके अलावा पर्टिकुलरली वो केचुआ जो या तो शुरू से हमारे नेटिव पैलेस यानी कि इंडिया में पाया जाता है या कोई केचुआ जो बाहर विदेशों से मंगा करके इंडिया में उसकी खेती की जाती है। तो जो इनिशियली यहीं पर है वो नेटिव अर्थवर्म कहलाएगा और जो बाहर से लेके आ रहे हैं वो एक्सोटिक अर्थवर्म कहलाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा टॉपिक है वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म, यानी कि केचुआ खाद बनाने के लिए यूज होने वाले अर्थवर्म। इनको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग हमारे पास है नेटिव अर्थवर्म और दूसरा भाग हमारे पास क्या है, एक्सोटिक अर्थवर्म। नेटिव अर्थवर्म मतलब इनिशियली शुरू से वो उसी जगह पे रहता हो, जैसे इंडिया में शुरू से कोई अर्थवर्म पाई जाती है, बाहर में नहीं मिलता, वो इंडिया में ही मिलता है, उसको नेटिव इंडियन अर्थवर्म कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप लोग, ये दो अर्थवर्म हमारे पास है। पहला पेरियोनिक्स एक्साकैबेटस, पहला हो गया। दूसरा है पेरियोनिक्स साइलेनेंसिस, ये इंडियन है, भारत में शुरू से पाया, नेटिव है ये। ठीक, और जो एक्सोटिक होते हैं जैसे इसमें पहला देख लीजिए यूरोपियन अर्थवर्म, यूरोप से लेके आते हैं, क्या क्या, आइसेनिया फेटिडा, आइसेनिया एंड्रियाई। या दूसरा नंबर देख लीजिए साउथ अफ्रीका से लेके आए थे, साउथ अफ्रीकन अर्थवर्म यूडिलस यूजेनियाई। तो ये एक्सोटिक हैं, इसको इंपोर्ट किया गया है, इंपोर्ट फ्रॉम सम अदर प्लेस, किसी और जगह से इसको लाया गया है या किसी और देश से लाया गया है। जबकि नेटिव क्या होता है, इनिशियली फ्रॉम इन दिस प्लेस, शुरू से वो इसी जगह पे है, वो नेटिव अर्थवर्म है। बाहर से लाया गया अर्थवर्म एक्सोटिक अर्थवर्म कहलाएगा। तो आज हम बात करेंगे नेटिव अर्थवर्म में पेरियोनिक्स एक्साकैबेटस के बारे में, उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, तो हमारा पहला, सबसे पहला जो नेटिव अर्थवर्म है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, नेटिव अर्थवर्म में, वो भी इंडियन नेटिव अर्थवर्म है ये, इंडियन नेटिव अर्थवर्म में पहला है पेरियोनिक्स एक्साकैबेटस। ये इसको हम इंडियन ब्लू अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। पेरिनिक्स एक्साकैबेटस को इंडियन ब्लू अर्थवर्म के नाम से जानते हैं क्योंकि एक हल्का सा शाइनिंग उसके बॉडी में ब्लू कलर का दिखते रहता है। देखिए ये बॉडी के ऊपर में हल्का सा एक ब्लू टाइप का एक शाइनिंग आ रहा है, देखिए ये। ठीक है, इसे उसको ब्लू, इंडियन ब्लू अर्थवर्म कहते हैं। इट इज ए फास्ट रिप्रोड्यूसिंग, ये बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करके संख्या बढ़ाता है। ट्रॉपिकल अर्थवर्म नोन फॉर सुपेरियर वर्मी कंपोस्टिंग, ये ट्रॉपिकल रीजन पे मिलता है, ऐसा जगह, ये हमारा अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये बीच में जो एरिया मिलता है ना, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। क्यों बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि यहाँ पर साल भर में जितने तापमान होती है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होता है, जहां पर पूरे साल भर में गर्मी और बरसात बराबर रूप से चलती रहती है, उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हो। तो ऐसे जगह पर ये अर्थवर्म बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं और बहुत अच्छे प्रकार के केचुआ खाद बनाते हैं। ठीक, हाई प्रोटीन कंटेंट 50 to 70% एंड एक्सेप्शनल रीजनरेटिव एबिलिटीज। ठीक,
इनके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत बेहतर पाई जाती है, इनके खाद में प्रोटीन की मात्रा बेहतर पाई जाएगी, इनके बॉडी प्रोटीनेसियस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड एक्सेप्शनल रीजनरेटिव एबिलिटी, मतलब इसके शरीर का कुछ स्पेशल पार्ट अगर कट जाता है तो पुनः रीजनरेट होकर नया बन जाता है, रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। बॉडी का कौन कौन सा पार्ट पर कटता है तो बन जाता है, जैसा नर्वस सिस्टम कट जाता है तो बन जाता है, नेफ्रिडिया कट जाता है तो बन जाता है। अच्छा, आप पूछोगे नेफ्रिडिया क्या है, तो नेफ्रिडिया इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जी अंग होता है, वो टूट जाता है तो बन जाता है, नर्वस सिस्टम कट जाती है तो बन जाता है। तो रीजनरेशन पावर बहुत बेहतर प्रकार का पाया जाता है, एक्सेप्शनल रीजनरेटिव एबिलिटीज, ठीक है। अगला कमेंट देख लीजिए आप, दिस ब्लूइश पर्पल वर्म थ्राइव्स इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। ये जो हल्का सा ब्लू और पर्पल कलर लिया हुआ जो वर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ शाइनिंग कर रहा है, देखिए ब्लू पर्पल कलर का वर्म, ये कहां के लिए, कौन से जगह के लिए बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, नमी वाले इन्वायरमेंट में बहुत बेहतर ग्रो करता है, फार्मिंग डेंस हाई क्वालिटी कास्टिंग क्विकली। ये बहुत ही उच्च प्रकार के खाद बनाता है, बहुत जल्दी बनाता है, क्योंकि जल्दी भोजन करके जल्दी डाइजेस्ट करके जल्दी मल निकालता है, बट आर प्रोन टू स्केपिंग मेकिंग देम सुइटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड सिक्योर वर्मिकल्चर। कहने का मतलब क्या है, ये एक इस प्रकार का अर्थवाम है कि अगर आप कहीं पर इसका पालन किए हो, इसका कल्चर कर रहे हो, तो अगर वहां का इन्वायरमेंट थोड़ा भी इसके लिए मतलब बदल गया, चेंज हो गया, तो ये वहां छोड़ के भाग जाएगा दूसरे जगह पे, और जहां सुइटेबल है वहां भागेगा ये, मतलब ये अपना जगह बहुत जल्दी चेंज करता है, इसको याद रखना। इसलिए जब भी वर्मी कल्चर करते हो चारों तरफ से घेर के रखो, भाग ना पाए, क्योंकि ये भाग जाते हैं, थोड़ा भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ बदल गया मतलब भाग जाएगा, ठीक है। चलिए भाई सेव कर लेते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, की फीचर्स ऑफ पेरियोनिक्स एक्जाकेवेटस इंक्लूड। पेरियोनिक्स एक्जाकेवेटस में स्पेशल मुख्य लक्षण क्या क्या है, देखिए पहला फिजिकल अपीयरेंस, ऑफन रिफर टू एज ब्लू, कौन सा कलर का दिखता है, हल्का सा ब्लू कलर का दिखाई देता है। दे हैव ए रेडिश ब्लू या रेडिश पर्पल मेटालिक शीन, ये थोड़ा सा मेटल की तरह चमकता हुआ लाल नीला या लाल और पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का हल्का फुल्का दिखाई देता है, चमकता हुआ कलर है ना, शाइनिंग मारता हुआ, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये देखिए चमकता हुआ दिख रहा है ना, हल्का सा ब्लू कलर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रेड पर्पल या रेड ब्लू टाइप का कलर दिखाई देता है, अभी शाइनिंग वाला मेटल के टाइप का है ना, धातु चमक रहा है जैसे दिखता है वैसे दिखता है। पार्टिकुलरली ऑन देयर डॉर्सल साइड एंड आर रिलेटिवली स्मॉल टू मीडियम साइज, ये जो कलर चमकता है उसके पीठ वाले भाग पर है ना, ये पीठ वाला भाग दिख रहा है आपको, डॉर्सल भाग पर ये रेड और ब्लू या रेड पर्पल कलर का जो शाइनिंग है चमकते रहता है, और इसका साइज जो होता है छोटे साइज से लेकर मीडियम साइज तक होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक। ये पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर देखिए, रीजनरेशन एबिलिटी, इनके पास बोला हूं मैं स्पेशल पावर पाई जाती है कि अपने कुछ अंगों के टूटने के बाद भी उसको बना लेता है, बाकी केचुआ नहीं बना पाते। एग्जिबिट एक्सट्रीम रीजनरेशन कैपेबिलिटी, कैपेबल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्टिंग एसेंशियल ऑर्गन जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हो गया इसका, एंड नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग हो गया इसका। कब तक बना लेता है, विद इन 2 वीक ऑफ एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन मतलब आज मैं यदि इसके नेफ्रिडिया को काट दिया कहीं पर या नर्वस सिस्टम को काट दिया तो आने वाले 2 वीक के अंदर वो पार्ट बन जाएगा। एम्प्यूटेशन मतलब कटिंग करना, काटना, जब कट जाएगा तो आने वाले 2 वीक के अंदर वो नेफ्रिडिया या नर्वस सिस्टम बन जाएगा। ऑफन यूटिलाइजिंग एपीमार्फोसिस, एपीमार्फोसिस एक क्या बोलना चाहिए, एपीमार्फोसिस एक प्रकार की रीजनरेशन का टाइप्स है, एपीमार्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस,
ठीक है ना, ये टाइप्स होते हैं। तो एपिमार्फोसिस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि जितना अंग टूटा है उतना ही पार्ट बनेगा। नेफ्रिडिया का मान लीजिए छोटा सा पार्ट टूटा है तो वो छोटा सा पार्ट ही बनेगा, ठीक, जितना टूटा है उतना बनेगा, उसी के ऊपर बन जाएगा उतना ही, दैट इज एपिमार्फोसिस। चलिए अगला देखिए, बिहेवियर एंड इकोलॉजी। हाईली एक्टिव सरफेस ड्वेलिंग एपिजाइक वर्म that prefer and are well suited to warm, humid, tropical and subtropical climates। कहने का मतलब ये है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, कहां रहता है ये, तो ये रहना कहां पसंद करते हैं जी। सबसे पहले तो देख लीजिए, वार्म कंडीशन में, गर्मी हो, ह्यूमिड यानी कि थोड़ा थोड़ा उमस टाइप का भी में भी रहते हैं ये, ट्रॉपिकल रीजन में एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन बताया हूं ना, जहां पर पूरे साल भर बरसात और तापमान बहुत ज्यादा रहता है, उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हो। थोड़ा सा आगे पीछे आ जाओ, सब ट्रॉपिकल कहलाएगा। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, ये भी सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, यानी कि बीच वाला कौन सा एरिया था, ये ट्रॉपिकल रीजन था, ठीक है, वहां पर रहना पसंद करते हैं। और ये हाईली एक्टिव होते हैं, सरफेस ड्वेलर होते हैं। सरफेस ड्वेलर यानी कि जमीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, तभी तो उसको एपीजेई कहते हैं। और ऊपर में जो भी वेस्ट गिरता है, चाहे वो किचन वेस्ट हो, चाहे वो प्लांट वेस्ट, पत्ती वत्ती गिरे हो, उन सबको खाएगा, मल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये एपीजेइक प्रकार का होता है। अगला देखिए, कंपोस्टिंग यूटिलिटी। कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना, known to be excellent for rapid वर्मी कंपोस्टिंग, प्रोड्यूसिंग फाइन ग्रेन्ड वर्म कास्टिंग। ये जो केचुआ होते हैं, पेरियोनिक्स एक्साकेवेटस, ये बहुत कम समय में ज्यादा खाद बनाते हैं। और ये जो मल निकालते हैं, बहुत पतला सा धागा की तरह निकलता है मल इनका, ऐसे है ना, बहुत पतला मल रहेगा, ठीक। तो कम समय में ज्यादा खाद बनाते हैं, तो रैपिड वर्मिंग कंपोस्टिंग करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाद बनाते हैं ये। अगला देखें, environmental sensitivity, they are known to be wanderers, prone to escaping bean if conditions are not ideal or if they are disturbed। मैं क्या बोला कि आप यदि मान लीजिए गड्ढा खोद करके पेरियोनिक्स एक्साकेवेटस को आप यहां पर इस जमीन वाला भाग पर गड्ढा खोद के इसको पाल रहे हैं, ठीक है, कुछ केचुआ यहां पर है, मान लीजिए ये केचुआ पल रहे हैं, सब कुछ सही था। लेकिन मैं बोला कि चलिए भाई, इस जगह का अचानक इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसके लायक नहीं हुआ, तो तुरंत क्या करेगा, ये यहां से भाग जाएगा दूसरी जगह पे, तुरंत उस जगह को क्या करता है, एस्केप कर देता है, छोड़ देता है। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके लायक टेम्परेचर नहीं मिला, या तो कम हो गया या तो ज्यादा हो गया, छोड़ के भाग जाएगा। उसके लायक मॉइस्चर नहीं मिला, नमी कम ज्यादा हो गया, छोड़ के भाग जाएगा, और उस जगह पे भागेगा जहां उसको अच्छा लगता है, सुइटेबल है उसके लिए, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास, रिप्रोडक्शन। हाई फिकंडिटी रेट, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की ताकत रखते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो फिकंडिटी रेट ज्यादा होती है। फिकंडिटी रेट मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना। मेकिंग देम आइडियल फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन वर्मिकल्चर। इसलिए जब भी केचुआ की खेती की जाती है, इस स्पीसीज को इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये कम संख्या में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जल्दी से खाद बनाते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन की रेट जो है बहुत हाई होती है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया जाता है। नोट देख लीजिए, पेरियोनिक्स एक्साकेवेटस आर ऑफन यूटिलाइज इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड ड्यू टू देयर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एज अ लाइव फीड कंपोनेंट इन एक्वाकल्चर। यहां पर दो चीजें देखिए, पहला चीज ये है कि जब इसकी खेती करोगे, क्योंकि ये एपीजेइक होता है, एपीजेइक यानी कि जमीन के ऊपरी सतह पे पाने वाला केचुआ, बहुत अंदर तक नहीं जाएगा, ऊपरी सतह में मिलेगा। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट, घर के किचन विचन के वेस्ट निकलेंगे, सब डालोगे वहां पर, तो वेस्ट मैनेजमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। कीचड़ का या खराब वस्तुओं का, साग सब्जियों का रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से इसका समायोजन होगा। दूसरा चीज कि इन केचुओं को मछलियां बहुत अच्छे से खाती हैं, तो यदि आप एक्वाकल्चर कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं,
तो इन केचुओं को लेकर के मछलियों को खिला भी सकते हैं अगर केचुआ ज्यादा है आपके पास तो। ठीक, तो लाइव फीड कंपोनेंट, भोजन भोज्य पदार्थ बन जाते हैं किसके लिए, एक्वाकल्चर यानी कि मान लीजिए फिश कल्चर के लिए, मछली के लिए। तो इस प्रकार से ये पैरामेसियम एक्साकेविटस को क्यों सेलेक्ट करते बोलने पर, एक तो पहला इसकी रिप्रोडक्शन की रेट ज्यादा है, कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दूसरा कम समय में ज्यादा खाद बनाते हैं, और तीसरा इनको मछलियां भी अच्छे से खाती हैं, इसलिए अगर आप मछली पालन भी करते हो तो एक्स्ट्रा केचुआ को लेकर के आप तालाब में डाल सकते हो ताकि मछली खा पाए। ठीक है, तो ये था इस क्लास की कहानी जिसमें हमने बात किया कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो अर्थवॉर्म सेलेक्ट करेंगे, नेटिव अर्थवॉर्म में, इंडियन नेटिव अर्थवॉर्म में पेरियोनिक्स एक्साकेविटस के क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या कैरेक्टर थे, आज हमने इस पे चर्चा कर लिया। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग पेरियोनिक्स साइलानेंसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये एक हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।